दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत को कभी गोल्डन बर्ड यानी सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, हमारी इकॉनमी कमज़ोर हो गई। आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश रूल से लेकर के इंडिपेंडेंट तक इकॉनमी की पूरी कहानी। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए शेजन। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का पहला यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड हो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अभी हम लोग 2-3 साल से क्लास 10th को ही लेके चल रहे थे, बट इस साल हम लोग क्लास 9 से क्लास 12 तक की चीज़ों को भी कराने वाले हैं अपकमिंग डेज में। लेकिन गाइडेंस अभी भी मिल रहा है, चीज़ें स्टडी मटेरियल वगैरह रेडी हो रहा है। फिलहाल अभी हम लोग 10th को लेकर के ज़्यादा चल रहे हैं। ये हमारे रिजल्ट्स हैं, कुछ ही सालों में हमने इतना अचीवमेंट हासिल किया, इतना सारा प्यार हासिल किया। आप लोग कमेंट सेक्शन ओल्ड वीडियोज़ वगैरह में देखे होंगे। जिनको मालूम नहीं, हमारा क्रैकर बैच आ चुका है, फटाफट से जाइए परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप पे सिंपल से अपना नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट, पेमेंट के बाद आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। जितने भी नोट्स है, डीपीपी है, क्वेश्चन बैंक है, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ आ चुके हैं, आप जाकर के देख लीजिएगा। फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 399 है। सारी चीज़ें A to Z टिल एग्जामिनेशन तक आपको फ्री में मिल जाएगा इसी में, ठीक है। ओके, जिसको चाहिए फटाफट से मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सेशन, है ना। न्यू सेशन हम लोग इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे चीज़ें, है ना। इसमें टोटल 7 चैप्टर हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग हम इसको 7 वीडियोस में कवर कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि लगातार मतलब 7 चैप्टर करा देंगे, नहीं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पहले, फिर उसका दूसरे सब्जेक्ट में जाएंगे। इस तरीके से चीज़ों को करेंगे। SST मैं पढ़ाऊँगा, इस बात का टेंशन मत लो। मेरे साथ पढ़ने में तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगा, ठीक है। क्लास का तो मिलेगा, ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। भले कम एक्सपीरियंस है, बट इतना है कि तुम्हें बता सकूँ हाँ क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें नहीं हैं। ओके, चलो। नोट्स वगैरह बनाने के लिए कॉपी लेके बैठे होगे, ठीक है। नोट्स बनाना, नहीं बनाने का मन है मत बनाना। लेकिन जो चीज़ें बोलूँगा कि इसको लिख लो, एक कॉपी बना लो अलग से, चीज़ें बता रहे सुन लो। एक सिर्फ अलग से कॉपी बना लो, जो मैं पॉइंट बताऊँगा पूरा अभी बात करूँ SST का, तो पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बस उसी में लिख लेना, ठीक है। चैप्टर नेम, ठीक है। कॉपी का क्या नाम रखोगे कमेंट सेक्शन कर देना। और हाँ, एक काम करना, जितने भी तुम आज के पॉइंट्स बनाओगे, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स कह लो या फिर एग्जाम हैकर कॉपी कह लो, उसके साथ एक अपना फ़ोटो खींचना, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे स्टोरी पे टैग कर देना, इंस्टाग्राम में या कहीं हमें जहाँ भी तुम टैग कर सकते हो टैग कर देना, ताकि हमें भी पता चले कि तुम लोग मुझे कहाँ से सुन पा रहे हो। SHIZIN 1821 इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे आजकल व्हाट्सएप पे भी मेंशन किया जा सकता है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और कम्युनिटी पोस्ट में भी वो सारी चीज़ें अपलोड होंगे, ठीक है। ओके, जितने भी पॉइंट्स बताए या फिर आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनके भी एक बार एक फ़ोटो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करें, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, थोड़ा बहुत वीडियो को फास्ट कर लीजिए, टाइम कम लगेगा। स्टार्ट करें चीज़ों को, आ जाओ। हम लोग करेंगे SCERT और बहुत शिद्दत और आराम से समझेंगे क्या पॉइंट्स हैं। जहाँ बोले इसको याद कर लो, लिख लो, बस लिख लेना, उससे ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन इकॉनमी हैज़ डीप हिस्टोरिकल रूट्स। Before gaining independence on 15 August 1947, India was under British rule for nearly 200 years. During this period, India once referred as Golden Bird suffers exploitation by the British, which lead a drastic decline in economic development. इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, आपको मालूम है। आज़ादी कब हुआ था, आज़ादी से पहले की बात कर रहा है ना। 1947 से पहले लगभग 200 सालों तक किसने राज किया, ब्रिटिशर्स ने राज किया। किस नाम से जाना जाता था इंडिया को, गोल्डन बर्ड्स के नाम से जाना जाता है, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा धन दौलत, एग्रीकल्चरल ट्रेड वगैरह होते थे, इसलिए इसको किस नाम से, सोने की चिड़िया यानी गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिशर्स लोग आए, ठीक है, यहाँ पे अपना राज किए, जो भी संपत्ति था इंडिया का उससे उन्होंने अपना फ़ायदे के लिए यूज़ किया, फिर वापस इंडिया को मतलब इंडिया के इकोनॉमी को डिक्लाइन कर दिया, कमज़ोर कर दिया, फिर धीरे धीरे कम ही हो गया, ठीक है। ओके, तो चीज़ें, ये कहानी था, ओवरऑल चीज़ें, ये पोर्शन। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, आ जाओ। सबसे पहले याद रखना कब इंडिपेंडेंट हुआ, ये लिख सकते हो, कब इंडिपेंडेंट हुआ, याद हो जाएगा। दूसरा, ये आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इंडिया में कितने सालों तक ने ब्रिटिशर्स ने राज किया, तो 200 सालों तक। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंडिया को किस नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन बर्ड। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बस
ठीक है, ओके। इंडियाज प्रोग्रेस डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट है, याद रखो क्या है, ब्रिटिश पॉलिसीज डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिशर्स एक रूल चलाते थे, ठीक है, नियम, पॉलिसीज, डिवाइड एंड रूल, मतलब पहले बांटो फिर हावी हो जाओ, ठीक है, उस पर रूल कर लो। जैसे देखोगे कि बहुत लोग भाई होते हैं तो अक्सर उससे कोई लड़ता नहीं, क्यों, तो बहुत सारे भाई हैं, जाएंगे तो पिटाई पड़ जाएगा, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, उस भाई लोग में आपस में लड़ाई लगवा देते हैं, देन फिर हम लोग जाएंगे, है ना, तो इजी रहेगा रूल करने के लिए भी। तो वो सारी चीज़ें, इसलिए उन्होंने वो लोग क्या अपनाते थे, डिवाइड एंड रूल, पहले डिवाइड करेंगे फिर रूल कर सकते हैं, है ना, ओके। जिसके कारण से क्या हुआ, ये सारी चीज़ें डिवाइड रूल जब किया था उससे एग्रीकल्चर वीक हो गया हमारा, ठीक है, एग्रीकल्चर वीक हो गया, ठीक, उसके बाद गरीबी आ गया, है ना, इनइक्वालिटी इंक्रीज हो गया, ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक या फिर बोले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो कम हो गया, ठीक है, ओके। जब हमारा देश हम लोग को आज़ाद मिला तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, है ना, ओके, सब चीज़ें डिक्लाइन हो चुका था, है ना। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दोबारा हमारा जो इकोनॉमी को स्ट्रांग कैसे बनाएंगे, सोसाइटी पॉलिसीज़ को किस तरीके से डेवलप करेंगे, ये प्रॉब्लम्स था, ठीक है। तो यहाँ से तुमसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहला ये, दूसरा, तीसरा, एंड कौन सा रूल चलाता था, ये अक्सर आते रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो टोटल 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट से बुलेट पॉइंट्स लिख लो। अगर तुम डेफिनेशन नोट्स वगैरह बना रहे हो तो डेफिनेशन को 2 नंबर लिख करके रख दो, क्योंकि ये शॉर्ट नंबर में आता है कि क्या समझते हैं आप कॉलोनी से, क्या समझते हैं। ये कॉलोनी टर्म हिस्ट्री में भी आएगा एंड यहाँ पे भी तो आएगा, तो हिस्ट्री में भी 2 नंबर के लिए आता है डिफाइन कॉलोनी, ठीक है। अ कॉलोनी इज अ कंट्री दैट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव बाय मोर पावरफुल, ठीक है, पीपल या नेशन। इन सिंपल वर्ड में समझो कि कॉलोनी एक ऐसा देश होता है जो किसी ज़्यादा पावरफुल या फिर डेवलप कंट्री कंट्रोल में हो, कंट्री के कंट्रोल में हो, ठीक है, ओके। जैसे इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है, ओके। यानी जो हमारा इंडिया का इकोनॉमी हो गया, ट्रेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, का किसका कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, ठीक है। तो ये हमारा कॉलोनी में आ गया। टर्म है इकॉनमी। इकॉनमी क्या होता है, इकॉनमी रेफर करते हैं एज अ सिस्टम ऑफ by which goods, services are produced, distributed, consumed within a society or region. All activity related management of resources including labor, capital, land, technology to meet their needs and wants of individual and groups. यानी इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गुड्स, सर्विसेज और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन होता है। यानी इकॉनमी हमें बताता है चीज़ें कैसे बनती है, कैसे लोग तक पहुंचता है और कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, ओके। इकॉनमी में कुछ रिसोर्सेस यूज़ होते हैं, जैसे लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, है ना, मजदूर, ठीक है, लेबर मजदूर हो गया, लैंड ज़मीन हो गया, कैपिटल पैसे हो गए, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होते हैं किसमें, इकॉनमी में, ठीक है, ओके। एक टर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटी, 2 नंबर में डेफिनेशन प्यार से पूछता है। अच्छा, ये आपका 2 नंबर में डेफिनेशन पूछता है। अच्छा, इकॉनमी को बहुत सारे जो हमारे इकोनॉमिक्स लोग थे वो लोगों ने अपने तरीके से डिफाइन किया, है ना, जैसे साइंटिस्ट किसी ने अपना अपना लॉ दिया, है ना, अपना अपना रूल्स दिया, तो उसी तरीके से अलग अलग डेफिनेशन दिया गया था जो आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आ जाओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ये शॉर्ट में 2 नंबर में पूछता है, ठीक है, ओके। पीपल अर्न, क्या अर्न करता है, क्यों अर्न करता है, बिकॉज दे वॉन्ट फुलफिल द डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ देयर फैमिली मेम्बर, ठीक है। लोग अर्न कर रहे, कमा किस लिए रहे हैं, ताकि फुलफिल कर सके अपने फैमिली के डिमांड्स वगैरह, जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सके। यानी ऑल सच एक्टिविटी विच जनरेट इनकम नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि ऑल एक्टिविटी विच जनरेट इनकम नोन एज, ऑप्शन में रहेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, ऑप्शंस तक बता रहे हैं, है ना, या फिर नन ऑफ दिस। इस हिसाब से एक क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में यहाँ पे पूछ सकता है, अदरवाइज सब्जेक्टिव तो 2 नंबर में पूछ चुका है पिछले 10 साल में 2-3 बार। क्लियर है? आ जाओ, कुछ फंक्शंस बता दें, क्या फंक्शंस होता है। फंक्शन सिंपल सा है कि
गुड्स प्रोड्यूस करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना ताकि सेटिस्फाई कर सके ह्यूमन नीड्स को, है ना। जैसे हम अभी वीडियोस बना रहे हैं और कसम से इतने ज़्यादा गर्मी है अभी फ़िलहाल, फिर भी फ़ैन अभी 3 नंबर पे चल रहा है, फ़ैन लग रहा चल ही नहीं रहा है इतना 3 नंबर भीगे हुए, बट फिर भी बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सके, ठीक है, ओके। इसके बदले में यूट्यूब मुझे कुछ नहीं देता है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कभी कभार साल में भी आएगा, पता नहीं, ठीक है, अभी फ़िलहाल फ्री चल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्यार मिल रहा है। चलो, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी द पीपल, अब बोलोगे बैच तो चल रहा है ना, बैच भी कहाँ, ज़्यादा लोग नहीं ना जुड़ सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, क्या, अपना इकॉनमी का मेन फंक्शन था। अब आता है डेफिनेशन के तौर पे। अभी तक बिहार बोर्ड के ट्रेंड्स को जहाँ तक मैंने देखा है तो ऐसा भी नहीं जैसे सीबीएसई में केस बेस दे देता है, स्टेटमेंट वाइज देता है, बिहार बोर्ड में उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं उनका, इस फेमस जो लोग फेमस जैसे महात्मा गांधी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, इनके स्टेटमेंट्स, या फिर मार्टिन लूथर किंग हो गए, इनके स्टेटमेंट्स वगैरह दे देते हैं कि ये स्टेटमेंट किनका है, इस हिसाब से, है ना। और इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ ऐसे इकोनॉमिक्स हैं उसमें उनके स्टेटमेंट्स ज़रूर पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम, तो वो सारी चीज़ें बताएंगे भी, लेकिन फ़िलहाल भी इसको लेके चलो कि लुइस अंकल लोग का नाम याद करना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आपके मोस्टली 4-5-6 नाम है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना रूबरू तो सबसे करा देंगे, इन चीज़ें याद रखो। इन्होंने बेसिकली डिफाइन किया था इकॉनमी को। इकॉनमी मीन्स अ नेशन हुज एंटायर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स फॉर विच द रिसोर्सेज आर यूज्ड, ठीक है। मतलब लुइस के अकॉर्डिंग क्या कहना था कि इकॉनमी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ रिसोर्सेज का यूज़ करके ह्यूमन अपने नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स। मतलब रिसोर्स को यूज़ करके लोग अपना ज़रूरत को पूरा करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इकॉनमी, ठीक, ओके। लेकिन और एक अंकल आए, उन्होंने कहा, क्या नाम क्या था, ब्राउन, उन्होंने कहा इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, यानी इकॉनमी लाइवलीहुड का कमाने का एक क्या है, सिस्टम है, ठीक है, ओके। लोग काम करते हैं और अपनी जो क्या बोलते हैं रोज़ी रोटी कमाते हैं, ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इकॉनमी कहते हैं, ब्राउन के अकॉर्डिंग। ये स्टेटमेंट शॉर्ट है और बिहार बोर्ड में दे सकता है, ठीक है, ओके। देन हमारा एक टर्म आता है क्या, सोशल इकोनॉमी, ठीक है। तो द सोशल इकोनॉमी इज द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, अभी तक नहीं पूछा है, अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन अगर एग्जामिनर थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाएगा तो तुमसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा एमसीक्यू के फॉर्मेट में कि द सम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी नोन एज, तो ऑप्शन में रहेगा सोशल इकोनॉमी, ठीक है, ध्यान में रखो, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपके एससीईआरटी में एकदम छोटे से पित्तू से डिब्बा के अंदर बंद है, और सॉरी डिब्बा में नहीं है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, मतलब बोल्ड लेटर में लिखा गया है, और बिहार बोर्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बॉक्स वाले को चीज़ें स्टेटमेंट हो या फिर बोल्ड अक्षरों में जो लिखा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड में। मैं पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस बार बार बुक पलटना, मुझे अपना सिलेबस याद हो ना हो, लेकिन 10th की चीज़ें कहाँ क्या है, किस पेज में क्या है, उससे मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड की टेक्स्ट बुक में हाईलाइटेड रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स वाले चाहे वो एनसीईआरटी हो, साइंस की बात करें, या फिर एससीईआरटी एसएसटी की बात करें, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, समझ जाओ ये तुम्हारा लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, ठीक है, बाकी शॉर्ट में तो आएंगे ऑब्जेक्टिव भर भर के, यहाँ से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव तुम लेके चलो, इस पेज से तुम्हें नंबर मिलेगा, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएंगे। एंड अच्छे खासे अगर तुम्हें 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना हो तो बोलेगा इकॉनमी को डिफाइन कीजिए और स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी को डिफाइन कीजिए, दोनों मिला करके तुमसे एक क्वेश्चन बना लेगा 5 नंबर के लिए, ठीक है, समझ में, लॉन्ग आंसर के लिए बेसिकली पूछ देगा। आ जाओ स्ट्रक्चर की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी मीन डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोडक्शन एरिया, ठीक है, ओके, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, बिजनेस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें, है ना, ओके। दिस एक्टिविटी डिवाइड इनटू 3 सेक्टर या 3 डिफरेंट सेक्शन, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये बेसिकली तुमको यही तीनों को डिफाइन करना है, ठीक है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में विथ एग्जाम्पल, और जो एग्जाम्पल देंगे आपके एग्जाम में ऑप्शन के साथ वहीं रहेगा, और कोई इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है, इस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस रहता है, वो टॉपिक आपके बुक में नहीं है, लेकिन बिहार में वहाँ से क्वेश्चन बनाता है, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। मतलब आज चैप्टर 1 कंप्लीट होगा तो A to Z सारी चीज़ें तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, हो जाए।
क्या है, कितने ऑब्जेक्टिव पहला कि कितने टाइप ऑफ इकोनॉमी होते हैं। हालांकि जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे तुम लोग 5 पढ़ोगे, ठीक है, ओके, लेकिन आपके बोर्ड के लेवल में आप लोग 3 ही याद रखो, ठीक है, ओके। एक होता है क्यूनरी, एक होता है क्वांटिनरी, ये आगे की चीज़ है बट बता दिया, ठीक है, तुम्हारा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ज्ञान बढ़ाने के लिए उसको बाद में। लेकिन तुम लोग एग्जाम में 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। आ जाओ, प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, फटाफट से ऑब्जेक्टिव याद कर लो और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तुम्हें बोलेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी बताइए, तो सिंपल से स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी या 3 सेक्टर, पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब डिफाइन कर लो प्राइमरी सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव पॉइंट और तुम्हारा सब्जेक्टिव पॉइंट बोल देगा एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, ओके। इसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग, ये सारी चीज़ें, फॉरेस्ट इस कैटेगरी के अंदर आता है। इस बात को याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल्स जो है आगे बात करेंगे, इसको आप अपना बुलेट कॉपी में जो आपको मैंने बताया उसमें लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी की बात करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मिनरल प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, पब्लिक सर्विसेज वगैरह। डेफिनेशन समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्री, ऐसे ही घुमाएगा बार बार, ठीक है, क्वेश्चन वही रहेगा। टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, वही पूछ देगा कि सर्विस सेक्टर ऑल्सो नोन एज टर्सरी सेक्टर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी क्लियर है किस हिसाब से पूछेगा, और ऑलरेडी तुम्हें सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। नाम बस लिखना है और एग्जाम्पल लिख देना बस। आ जाओ, ये चार्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चार्ट के एग्जाम्पल को याद रख लेना। प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल एज इट इज़ बिहार बोर्ड 99.9% ले लो, यही ऑप्शन में रहेगा। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट, फिशरीज। अगर तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा अगर नॉर्मल बनाना हो तो एग्रीकल्चर दे देगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाना, मॉडरेट लेवल का बनाना हो तो फिशरीज याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में फिशरीज या फॉरेस्ट रहेगा, अगर मॉडरेट लेवल बनाना है ना, ओके। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, अगर थोड़ा सा मॉडरेट अच्छे लेवल का पेपर बनाना हो तो ऑप्शन में आपका गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी देगा। सारे पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली रहेगा तो इंडस्ट्री लिखा रहेगा, पेपर इजी बनाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी जान रहे हो इंडस्ट्री सेक्टर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, है ना, ये तो कोई बता देगा। लेकिन बोल देगा कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी किस सेक्टर में आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, है ना, इसलिए याद कर लो। आगे आ जाओ, टर्सरी सेक्टर की बात करें तो बैंक, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बिजनेस। तो यहाँ कौन सा दे सकता है ऑप्शन में, कम्युनिकेशन आपसे पूछेगा कि कम्युनिकेशन किस सेक्टर में आता है। तो ये ऑप्शन से मतलब इस पेज से ये जो चार्ट है बेसिकली तुम्हें दिख रहा है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मतलब जनरली रिपीट होते रहता है यही सब को लेकर के, ठीक है, याद रख लोगे। ये सब्जेक्टिव में 5 नंबर में भी आ सकता है, दोनों मिला के। इकॉनमी क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी एंड देन आपका विथ एग्जाम्पल, ठीक है। कभी कभी पता है बिहार बोर्ड अगर इजी लेवल क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसे बोल देगा सिंपल सा 2 नंबर में कि आप प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राइमरी सेक्टर का कुछ एग्जांपल लिख दीजिए, सेकेंडरी का कुछ एग्जांपल लिख दीजिए, टर्सरी का कुछ एग्जांपल लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। कभी कभी पूछ लेगा आपसे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक, एबायोटिक, ज्योग्राफी में आएगा, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। तो बिहार बोर्ड में ये जो बुक के एग्जाम्पल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रहता है। पता नहीं लोग इधर उधर के बुक गाइड वगैरह क्यों पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन इसी से सेट होना। आ जाओ नेक्स्ट चीज आते हैं, टाइप ऑफ इकोनॉमी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा फिक्स रहता है और एक सब्जेक्टिव फिक्स रहता है। मतलब इस पोर्शंस की बात करें, अगर इस पोर्शंस की बात करें तो यहाँ से तुम्हारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन सेट होंगे, ठीक है, ओके। आ जाओ क्या क्या बताते हैं। टाइप ऑफ इकोनॉमी 3 टाइप का, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। अगर सबसे बार बार अगर बिहार बोर्ड को 99 पॉइंट अगर 10 क्वेश्चन बनाना हो तो 10 में से 8 बार इस मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज करेगा। देन अगर थोड़ा बहुत मूड चेंज हुआ तो इन दोनों के बारे में पूछेगा, किस तरीके से कि टाइप ऑफ इकोनॉमी बताइए तो कितने टाइप के, वहाँ सेक्टर है, याद रखना सेक्टर और टाइप, ऐसे नहीं कि तुम उसी में लिख के आ जाओ, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, टाइप में 3 टाइप होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट सिंपल से समझो कि जो प्राइवेट जो ऑनर होंगे, है ना, मीन ऑफ प्रोडक्शन अपना एडवांटेज अपना यूज़ करेगा, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि जापान किस टाइप ऑफ इकोनॉमी में आता है, तो कैपिटलिस्ट, सिंपल से ऐसे देखना 3 टाइप का इकोनॉमी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कैपिटलिस्ट
ठीक है, ओके। जहाँ पे जो प्राइवेट इंडिविजुअल होंगे अपना मीन ऑफ प्रोडक्शन होगा, अपना एडवांटेज देखेंगे, सीधे सीधे प्राइवेट याद रखो, ठीक है। कैपिटलिस्ट है प्राइवेट। देन सोशलिस्ट की बात करें, यहाँ पे जो ऑपरेट करेगा कौन, गवर्नमेंट, याद रखना, ठीक है। एंड मिक्स्ड, यहाँ पे आपका यानी प्राइवेट प्लस आपका गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करेगा, ठीक है, इसको बोलेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक। और इंडिया जो है एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, ठीक है। ये पॉइंट आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट, ये वाला कि मिक्स का एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल चाइना, क्यूबा, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लिख लो कॉपी में, क्या, कैपिटलिस्ट विथ एग्जाम्पल जापान ऑस्ट्रिया, डायरेक्ट आ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। सोशलिस्ट चाइना क्यूबा, 2 हो गया। एंड मिक्स्ड में आपका कौन आ जाएगा, इंडिया, 3 याद आएगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा 2 नंबर में डेफिनेशन पूछा है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मिक्स्ड इकोनॉमी। सिंपल सा, जहाँ पे कैपिटल मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिल करके। वरना सोशलिस्ट में सरकार, ऐसे सोशलिस्ट ऐसे सरकार, याद रख लेना। सी से कैपिटलिस्ट, सी से क्या बोल सकते हो, अरे वो खुद मालिक हो जिसका, है ना, प्राइवेट वाला, ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें हो गया। एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आई थिंक 24-25 से मतलब 23 के बाद एक क्वेश्चन बना था, अच्छा वाला लेवल का क्वेश्चन बना था ऑब्जेक्टिव के तौर पे। हालांकि सब्जेक्टिव आता है इंक्लूसिव ग्रोथ, 2 नंबर में आता है डिफाइन करने के लिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विच हेल्प इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड living of all section of the society, not a single section society remain untouched with the fruits and development known as inclusive growth। inclusive growth मतलब इकोनॉमिक, ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जो हेल्प करे लिविंग स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं कि एक सेक्शन नहीं, सारा का सारा, मतलब जितने भी ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कोई एक सोसाइटी छूटना नहीं चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। ये तो डेफिनेशन पूछा, लेकिन ऑब्जेक्टिव कितना अच्छा वाला पूछा था, आई थिंक 23, 24, 25 के आसपास में कोई एक शिफ्ट में मॉडल सैंपल कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बना था कि इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन था स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल या सोसाइटी, पर्टिकुलर सोसाइटी, वन सोसाइटी, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव था। लेकिन याद रखना वहाँ पे एक ऑप्शन था लिविंग ऑफ ऑल, याद रखना ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ पे इंप्रूव करेगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑल, सभी जितने भी तबका है सबका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए काम करेगा, कोई सिंगल छूट ना जाए, ठीक है। वैसे हम लोग तो सिंगल है, उस मामले में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। ये इम्प्रूवमेंट के मामले में बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब आ जाओ, फिर कुछ आपके अंकल लोग आएंगे, ठीक है, हमारे अंकल लोग आएंगे। इन्होंने क्या किया, फिर से इकोनॉमिक्स लोग आए, इन्होंने अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एंड आपका और कुछ, हाँ, इन्होंने अलग अलग टाइप के डेफिनेशन दिए, किसके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, है ना। जैसे वहाँ पे इकॉनमी के अलग अलग डेफिनेशन दिए, लेकिन कुछ लोग आ रहा है कि हम अपने तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करेंगे, है ना। कुछ लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को आए, इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगा। इनके नाम और थोड़ा बहुत इनका डेफिनेशन, हालांकि चैप्टर 1 का ज़्यादा पूछता नहीं, पहले बता रहे तुम्हें, चैप्टर 1 के ये जो नाम वगैरह है ना, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछता। चैप्टर 2 के बारे में, चैप्टर 2 जो आपका है उस चैप्टर में जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन फिर भी इनके बारे में कुछ जो है जो आपको जानना ज़रूरी है, जिनके बारे में ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में ऑलरेडी बार बार जिक्र होता है, तो उनको देख के रखना पड़ेगा, है ना। ऑप्शंस बिहार बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 ऑप्शन में तो एक सही, बाकी का 3 जो है वो डिसाइड करता है आपका अगला पेपर कैसा आने वाला है, जो हम लोग करेंगे अपना जो बोर्ड बूस्टर आएगा यानी क्वेश्चन बैंक आएगा, उसमें सारी चीज़ हम लोग करेंगे, ठीक है, डी कोर्स सीरीज़ में। तो कोर्स ज्वाइन करना है तो आ जाओ, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर रॉस्टो, इनका क्या कहना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्होंने बेसिकली क्या किसका डेफिनेशन दिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, रेट ऑफ इंक्रीज इन लेबर पावर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इनका कहने का मतलब यह था, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है और साथ ही लोगों का वर्किंग कैपेसिटी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। किनका अकॉर्डिंग, आपका रॉस्टो के अकॉर्डिंग। फिर दूसरे हमारे आते हैं, कौन कौन आते हैं, प्रोफेसर मायर, ठीक है, एंड आपका बेल्डविन। इनका ये कहना था कि डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एज अ प्रोसेस
in which the real national income of a country increase over a long period of time. इनका ये कहना था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंट्री के रियल नेशनल इनकम लॉन्ग पीरियड तक बढ़ती रहती है। किन के अकॉर्डिंग कहना है? मायर के अकॉर्डिंग कहना है। ठीक है, मतलब कि ये इनका ये कहना था कि सिर्फ एक साल में इकॉनमी बढ़ना डेवलपमेंट नहीं होता है, सालों तक लगातार बढ़ते बढ़ते रहना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ एक साल बहुत हो गया पता चला फिर डूब गया, ऐसा नहीं। मतलब बढ़ा तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साल के लिए, हर साल, फिर नेक्स्ट ईयर धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, उनको हम लोग मानेंगे क्या हो रहा है? सच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ओके। जो अर्लियर टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रोसेस आर वेयर यूज इंटरचेंजेबल। ठीक है, ओके। बट टुडे इकोनॉमिस्ट ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, अलग अलग तरीके से। मतलब पहले जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोसेस सब इंटरचेंजेबल, एक की जगह दूसरा वर्ड चेंज करके यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी के जो इकोनॉमिस्ट थे, ये लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इन्हीं वर्ड्स में, है ना, कि नहीं इसका मतलब ये होगा और इसका मतलब ये होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से आगे हम लोग कुछ और एक दो के बारे में जानेंगे। ठीक है, ओके। जैसे उर्सुला हैक्स, इन्होंने एक अलग डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उन्होंने दिया, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ दिया। इज अ यूजली यूज फॉर डेवलपमेंट कंट्रीज फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इनका क्या कहना था कि जो ग्रोथ का यूज़ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आता है। हम लोग अभी डेवलपिंग नहीं, हम लोग फुल डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड है डेवलप, अगर डेवलपिंग बोलता तो हम लोग आते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला कि जो ग्रोथ का यूज़ है वो डेवलप कंट्री के लिए ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ग्रोथ मेनली इकोनॉमिक जो इकॉनमी के परफॉर्मेंस है उनको दिखाता है। ठीक है, मतलब जीडीपी बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा, तो ये तुम्हारा क्या है? ग्रोथ है। इसी तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। ठीक है, ओके, चलिए। और जो टर्म हमारा डेवलपमेंट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग, है ना। जैसे इम्प्रूव हो रहा है हेल्थ सेक्शन, ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें, इसको हम लोग क्या कंसिडर वर्ड इस्तेमाल करेंगे? डेवलपमेंट। ठीक है, नहीं मोर यूज़ करते हैं कहाँ पर हम लोग? डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह में। ठीक है, ओके, चलो। पूछता नहीं है, टेंशन मत लो। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पूछना चाहे तो इनके बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकता है कि इन्होंने किसका डेफिनेशन दिया था? तो ग्रोथ का, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, अगर फिर भी समझना है तो एक बार बता देना, फिर से समझा देंगे। ठीक है, मैसेज कर देना। ओके, अब आते हैं और एक है, उसको भी देख लेते हैं। डॉक्टर ब्राइट सिंह, नाम से ब्राइट लग रहा है, एट द टर्म ग्रोथ कैन नाउ अप्लाइड इन ए डेवलपिंग कंट्रीज टू। इनका ये कहना था, इन्होंने ऐड कर दिया कि ग्रोथ जो है अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी। तो बेसिकली इन्होंने बस अपना बोला कि ये जो ग्रोथ है अब इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि डेवलपिंग को हम लोग डेवलपमेंट से शो कर रहे थे, है ना, इस तरीके से, है ना। और ग्रो जो है वो डेवलप कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इन्होंने बस एक छोटा सा बात बोल दिया, इनको लिख लिया। अभी तुम लोग कुछ लिखोगे, नहीं लिखा जाएगा। चलो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, बस छोटे छोटे याद क्या रखना है, थोड़ा बहुत इनके बारे में देख लेना। हाँ, नाम और किसके बारे में डिफाइन किया था, अदरवाइज देता नहीं है, जनरली बता रहे हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा 5 नंबर के लिए, या लॉन्ग आंसर के लिए तुम समझ जाओ, या शॉर्ट आंसर के लिए तुम समझ जाओ। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? द वर्ड मीनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट इज द डेवलपमेंट विच कैन सस्टेन, इट इंक्लूड द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। छोटा सा डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी के साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ चीज़ें बचा के रखते हैं। मतलब उन बच्चों के लिए अगर तुम पेड़ पौधे लगा रहे हो, बचा रहे हो, तो ये तुम्हारा फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के लिए लगा रहे हो, है ना। तो ये कि तुम्हारा क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कौन कमीशन में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था, किस कमीशन के तहत? ठीक है, कौन कमीशन के तहत? ब्रंटलैंड कमीशन के तहत। ठीक है, ओके। इन्होंने बेसिकली एक डेफिनेशन दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन विच फुलफिल द पर्सन नीड्स
एज वेल एज यानी इकोनॉमी पॉपुलेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। मतलब अभी के जो भी नीड्स हैं उनको तो हम लोग फुलफिल करेंगे, साथ साथ आगे के जनरेशन के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, है ना। वरना तुम ये भी सब कुछ पानी इस्तेमाल करके चले जाओगे तो आगे वाला क्या यूज़ करेगा, इसीलिए, है ना, उन लोग को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, कमीशन याद रख लेना, पूछता है कि ये किस कमीशन में आया था, ये किस कमीशन में आया था, तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसको याद रख लो। 2 या 5 नंबर में ये चीज़ें आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव में ये बोल देगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन दे देगा, क्या कि अभी का नीड्स फुलफिल करेगा, ठीक है, प्रेजेंट नीड्स एज वेल एज ये क्या बोल सकते हैं उसको, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है, सस्टेन करेगा। तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये किसका डेफिनेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग कमीशन। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे फेवरेट सा क्वेश्चन, अगर डेट वाला, पहला डेट की बात कर रहे हैं वो 1947 ऑलरेडी तुम्हें याद रहेगा, आज़ादी वगैरह का, लेकिन अगर डेट वाला क्वेश्चन बनाना हो तो ये सबसे पहला डेट वाला क्वेश्चन है कि बिहार बोर्ड हर बार चूज करेगा 15 मार्च 1950। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलरेडी प्लानिंग कमीशन के बारे में 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 2 नंबर इस हिसाब से पढ़ो कि तुम बस ऑब्जेक्टिव पॉइंट याद रखो, वहाँ जाकर के तुम सब्जेक्टिव के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, ओके। प्लानिंग कमीशन इन इंडिया विच प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेसिकली प्लान लाया गया था। कमिंग 5 ईयर, 5 ईयर का प्लान बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे। जैसे हम लोगों का प्लान क्या, सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन फिर डिकोड करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे, फिर हम लोग माइंड मैप करेंगे, फिर टेस्ट सीरीज, फिर एग्जाम देने जाओ, ये सारी चीज़ें करेंगे। इसी तरीके से प्लानिंग कमीशन आए कि भाई साहब अब प्लान करना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने तो ऑलरेडी लूट के चला गया, है ना, कुछ बचा नहीं, है ना, तो किस तरीके से चीज़ों को करेंगे। तो हम लोग काम करते हैं, 5 साल का प्लान करते हैं कि हमें ये चीज़ें देखना है, ये चीज़ें करना है। ठीक है, तो एक मिशन बनाएगा, कमीशन बनाएगा, कब बनाएगा, 15 मार्च 1950, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बस तुम लिख लो प्लानिंग कमीशन, सामने ये डेट लिख लो अपने कॉपी में, जो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बनाने बोला है, वरना नोट्स बना रहे हो तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉपी रखो सिर्फ एग्जाम के रात को पढ़ने की। ठीक है, ओके। इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ चेंजेस आए, है ना, क्या चेंजेस आए थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन बस इतना याद रखना कि इसके जो प्रेसिडेंट कौन होते हैं, याद रखना, बस इतना लिख देना कि इस कमीशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड की प्लानिंग कमीशन के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, यानी पीएम। और फर्स्ट प्रेसिडेंट इस प्लानिंग कमीशन के कौन थे, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फॉलो करता है टॉप टू डाउन अप्रोच। ये टॉप टू डाउन थोड़ी देर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। कुछ चीज़ें इसलिए बता रहे हैं, अभी तुमको थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे। यहाँ से तुम्हें 2 चीज़ याद रख लेना, 2-3 चीज़। प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 एक पॉइंट हो गया, याद रख लेना। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, और पहला इसका प्रेसिडेंट कौन थे प्लानिंग कमीशन का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछेगा, प्लानिंग कमीशन कब आया, 15 मार्च 1950, पहला डेट क्लियर है, ओके। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि पहला प्रेसिडेंट कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये किस टाइप का अप्रोच है, टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे। अभी समझ में आ जाए क्या है ऊपर से नीचे वाला खेल, आ जाओ। उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग means utilization of country's resources into different development activity in according to their nation priorities। जिस टाइप से ज़रूरी है उस टाइप से चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किसके अकॉर्डिंग, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे। सिंपल सा प्लानिंग करते हो कहीं जाने के लिए, तो उसी तरीके से इन्होंने बेसिकली इकोनॉमी का प्लानिंग किया था, किस तरीके से यूज़ करना है, नहीं करना है। पता चला तुमको जहाँ चीज़ जो चीज़ ज़रूरी है उसका तुम यूज़ ही नहीं कर रहे हो, जहाँ चीज़ उगाया जाता है तुम वो चीज़ उगा ही नहीं रहे हो। तो ये क्या प्लान करोगे तभी ना, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, एक प्लानिंग था, है ना, ये सारी चीज़ें। चलो आ जाओ किसके बारे में, नीति आयोग। और नीति आयोग तुम्हारे बुक में है ही नहीं, तो क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वरना बस तुम सिलेबस ही देखोगे तो देखते रह जाओगे, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा आउट ऑफ सिलेबस रहता, हम जितना बताएंगे उतना तुम्हारे लिए काफ़ी रहेगा। आ जाओ नीति आयोग। ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये जो प्लानिंग कमीशन है इसको चेंज करके अभी जो है नीति आयोग चल रहा है। मतलब कि नाम
चेंज हो रहा है हर जगह का। तो ऐसे समझ जाओ कि एक सिस्टम ही चेंज हो गया। पहले प्लानिंग कमीशन चलता था, अब जो है क्या चल रहा है, नीति आयोग। और ये कब आया आपका 2015 में, डेट याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड ये पूछ पूछ के थक चुका है कि प्लानिंग कमीशन कब आया कब आया, लेकिन तुमको ये पूछा जाएगा कि प्लानिंग कमीशन के जगह कौन सा कमीशन आया, तो या कौन सा क्या आया, तो नीति आयोग, यानी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये चीज़ें याद रखना। बेसिकली क्या होता है, ये पॉलिसी मेकिंग होता है। यहाँ पे भी पॉलिसी मेकिंग होता है, मतलब क्या करना है, प्लानिंग करना होता है ना, यहाँ पे पॉलिसी वगैरह होता है। ठीक है, किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, सोलर एनर्जी कहाँ लगाना है, ये सारी चीज़ें सेम काम, बस नाम अलग। और कब 2015 को ये चीज़ें आया है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आ जाओ, कब 1950 जो स्टेबलाइज हुआ था उसका नाम चेंज करके बेसिकली रखा गया। और एक चीज़, इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, सेम प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम, जैसे अभी नरेंद्र मोदी है तो इनके भी आपका प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी है। ठीक है, ओके। ये जो है बॉटम टू अप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा वाला, ये बॉटम से लेकर के अप। अब तुम्हें ये चीज़ और ये पॉइंट क्लियर होगा। ये अप्रोच है डाउन टू टॉप टू डाउन। अगर बोलेगा इसमें से टॉप टू डाउन अप्रोच को से प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मतलब ऊपर के जो लोग हैं, मतलब कि जो नेता है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वो लोग एक टेबल में बैठ के प्लान कर लेंगे कि हमें 5 साल में ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस नीचे भेज दें कि ये सब करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सड़क बनाना है, तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है, ठीक है, सड़क बनाना है, सड़क नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्लानिंग ये चल रहा है कि तुम्हारे गांव में एयरपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, सड़क है नहीं, एयरपोर्ट का प्लानिंग चल रहा है। क्यों, उन्हें तो मालूम ही नहीं है ना सड़क बनाना है। तो वो होता है तुम्हारा टॉप से डाउन, मतलब यहाँ पे मीटिंग हो गया, यहाँ पे बना लिया। ठीक है, मतलब ऊपर डिसाइड हुआ, नीचे तक चलते चलते काम, हाँ ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होता है क्या, डाउन, बॉटम टू अप। मतलब अगर तुम्हारा काम है सड़क बनाने का, तुम बोलोगे उस ऊपर वाला को भाई साहब सड़क ज़रूरी है, वो उस ऊपर वाला को बोलेगा, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, सरकार तक बात पहुँचेगा कि हाँ यहाँ पे सड़क ज़रूरी है। तो ये बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग तुमको चीज़ें बनेगा, है ना। ओके, भले फॉलो नहीं हो रहा वो अलग बात है। ठीक है, ओके, चलो, तो ये बेसिकली बॉटम से अप और ये अप से डाउन। यहाँ लोग बस बना लिया, मीटिंग कर लिया, फिर देन नीचे में भेज दिया कि चलो ठीक है बना लेना। बट यहाँ पे पहले क्या बनना है वो डिसाइड होकर के ऊपर जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे बॉटम टू अप अप्रोच। ठीक है, क्लियर हो गया, बस चीज़ें समझा रहे हैं। चलो अब आ जाओ, इस टेबल को बना लो डायरेक्ट अपने कॉपी में, जैसे लिखा उतार दो। हमने 5 ईयर प्लान बताया, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब, 1951 से लेकर के 1956 लिख लो, इंपॉर्टेंट है। इससे 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में। बोलोगे 1 नंबर के लिए इतना पढ़ेंगे, 1 नंबर के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। हम बोल रहे हैं तुम बस लिख के रख लो, थोड़ा बहुत याद करते चलो। ठीक है, उसके बाद फिर जब एग्जामिनेशन में जब हम लोग डिकोड करेंगे, ठीक है, तो इतना बार मैं तुम लोग को बताऊंगा कि तुम्हें याद ही हो जाएगा। तो 1951 से 1956 5 साल का गैप रहेगा, 5 ईयर प्लान है। ठीक है, ओके, फिर 1956 से लेकर 1961 सेकेंड 5 प्लान, फिर 7th, फिर 10th, उसका 12th, ठीक है, सॉरी 11th। ठीक, ओके, इतना चीज़ें याद रखना। ठीक, ओके, इतना ही पूछता है। सेकंड कब हुआ था, 1956 से 1961। 7th कब हुआ था, 1985 से 1990। 10th 5 ईयर प्लान कब आया था, 2002 से 2007। और उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पूछता है वो भी बता दो। सबसे पहला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और 10th के बारे में पूछा है और 11th के बारे में पूछा है ज़्यादा। एक को क्या ही छोड़ेगा, इसको भी तुम लगे हाथ देख लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है प्लानिंग कमीशन, बस टाइम और प्लानिंग। ओके, इतना पॉइंट्स को बस आप याद रख लीजिएगा। अब आते हैं नीचे, क्या है एनडीसी ऑब्जेक्टिव, फटाफट से। एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। छोटे छोटे पॉइंट्स बस लिखो इसमें, टॉपिक लिख लिया एनडीसी फुल फॉर्म। ठीक है, कब बनाया गया था, 6 अगस्त 1952। सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट्स, मतलब अगर कोई कब फॉर्म हुआ, जैसे वो वाला है ना, नीति आयोग हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, उस हिसाब से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, इतना याद रख लेना। ठीक है, ओके, ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट और जो भी कॉर्पोरेशन होता है उनके बीच में कोऑर्डिनेट वगैरह का काम करता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के बीच में काम करता है। ठीक है, इसमें जो प्रेसिडेंट होता है या इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली चीफ मिनिस्टर होते हैं। याद रखना, बस इतना पॉइंट को याद रखो, काम खत्म है। ठीक है, ओके, मतलब हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर आएंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एक टाइप का ये प्लानिंग कमीशन है ना। ओके, किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, किस टाइप का इकोनॉमिक प्लानिंग चल रहा है, वो सारी चीज़ें लोग देखेंगे कि हाँ हमारे राज्य में ये चाहिए, वो वगैरह वगैरह, ये सारी चाहिए, है ना। ओके, चलो
ये तुम्हारा एनडीसी का काम था। बस इसमें 2 पॉइंट याद रखना कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब फॉर्म हुआ, 6 अगस्त 1952, इंपॉर्टेंट है। इसमें चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो मेंबर होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, ठीक है। ओके, फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग कमीशन फॉर्मुलेट करना, 5 प्लान वगैरह उसको अप्रूव करना, ठीक है, बाई नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। आ जाओ 5 नंबर के टॉपिक, 2 नंबर के टॉपिक यहाँ से आएंगे। क्या है, कुछ इंडेक्स एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तुम किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करो कि हाँ तुम्हारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले मेन नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, देन तुम्हारा एक थर्ड आता है क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, बहुत अच्छे खासे। तुम रिसेंट में कोई पेपर देने जाओगे, मंथली वगैरह कुछ भी, जून में पेपर है ना, तो देखना जो चीज़ पढ़ा रहे वो रखा रहेगा, तुम्हारा रखा रहेगा, बस उठा के आंसर बता देना। नेशनल इनकम डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम को कंसीडर किया जाता है मेन इंडिकेटर, ये याद रखो, ठीक है, ओके। पर कैपिटा इनकम को प्रेफर्ड इंडिकेटर, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि नेशनल, इसमें से मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सा है, तो नेशनल इनकम, ठीक है, ओके। नापने के लिए कौन सा हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो पर कैपिटा इनकम, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ, एकदम याद रखना, पर कैपिटा प्रेफर, पी से पर कैपिटा, पी से प्रीफर्ड, ठीक, क्लियर है, ओके। आ जाओ नेशनल इनकम की बात करें। नेशनल इनकम क्या होता है, बेसिकली जितने भी मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर नोन एज नेशनल इनकम, ठीक है, ओके। मतलब जितने भी गुड्स है, सर्विसेज है, पूरे साल भर में हम लोग प्रोड्यूस किए, ठीक है, किसी भी साल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम करेंगे, जितने भी गुड सर्विसेज, ठीक, ओके। उसके बाद नेशनल इनकम ज़्यादा रहेगा जिस कंट्री का, वो ज़्यादा डेवलप रहेगा। नेशनल जिसका लो रहेगा वो कम डेवलप रहेगा, या डेवलप्ड या अंडर डेवलप में, ठीक है, ओके। अंडर डेवलप, यहाँ देखो, नॉट सिर्फ डेवलप लिखा रहता है, मतलब ये इसका पर कैपिटा इनकम या फिर नेशनल इनकम ज़्यादा है, ठीक है, या अंडर डेवलप, ठीक है, और डेवलपिंग। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये ना चैप्टर 2 में भी आएगा, ये भी चैप्टर 2 नंबर 2 में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा, ठीक है, ओके। पर कैपिटा इनकम बेसिकली एवरेज इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रख लो इसको। पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं इन ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ कंट्री, ठीक है, सिंपल से इसका पर, इसका फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, नेशनल इनकम व्हेन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या मिलता है, क्वोशिएंट मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया, एवरेज इनकम हो गया, तो इसी को हम लोग क्या होते हैं, पर कैपिटा इनकम। ये मोस्ट प्रेफर्ड है, क्या याद रखना है कि मोस्ट प्रेफर्ड है। एवरेज इनकम हम लोग कंसिडर करते हैं पर कैपिटा इनकम में, इसमें क्या डेफिनेशन सिंपल है, टोटल नंबर या टोटल इनकम विद इन ए ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन नोन एज पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में अपडेट किया गया। वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन कब, 2006 के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि अगर अमाउंट, ठीक है, इतना से पार है तो मतलब वो डेवलप्ड कंट्री में आएगा, अगर इतने से कम है तो वो लो कंट्रीज, मतलब वो उस कंट्री में ज़्यादा इनकम मतलब नहीं है, ठीक है, एक अमाउंट है, हालांकि पूछेगा नहीं, बस तुम्हारे बुक में है तो ऐड कर लिया, ठीक है, ओके। अगर समझो उन्होंने कंसिडर किया कि 10 रुपये से ज़्यादा अगर कोई कमा रहा है मतलब वो अमीर है, जो नहीं कमा रहा है वो गरीब है, सिंपल सा उनका ये कहना था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन दिया था 2006 में, तभी इंडिया 2004 की बात कर रही है, ठीक है। इंडिया जो है, तभी इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना था, 28,000 पर ईयर, ठीक है, ओके। इसलिए इंडिया को क्या, लो इनकम कंट्री के अंदर रखा गया था। अभी भी इंडिया डेवलप्ड है, मतलब अंडर डेवलप है, नॉट डेवलपिंग, मतलब पूरा तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक, ओके। आ जाओ यहाँ पे जीडीपी 2024 की बात करें, अभी थोड़ा बहुत बढ़ा है आपको पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, ओके, या 2.2 से लेकर के 2.3 तक, ये रीसेंट डाटा है, ठीक है। थोड़ा बहुत बिहार बोर्ड पता है क्या करता है, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स है, थोड़ा बहुत रीसेंट चीज़ें पूछ रहा था, जैसे प्लानिंग कमीशन उतना दिन से बुक में चल रहा है, बट थोड़ा सा बहुत आपको इसके बारे में भी पूछता है, किसके बारे में, नीति आयोग के बारे में भी पूछता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, बस इसको याद रख लो, आपके कॉपी में लिख लो कि पंजाब हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम आता है, बिहार का लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, 2002 से 2003 पूछेगा तो ठीक है, अदरवाइज इतना याद रख लेना कि पंजाब के पास हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम,
और आपका बिहार के पास लोएस्ट पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू द 2002 एंड 2 से लेकर के 3 सॉरी 2000 से लेकर के 2003 की बात हो रही है। अब हमारा तीसरा मेजर करने का ऑप्शन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब्जेक्टिव के लिए फेमस है, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा कि HDI, ठीक है, क्या होता है। कभी कभी HDP मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछ लेता है, यहाँ पे HDP या HDI दे दे, बात बराबर है। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, ओके। ये जो है बेसिकली कंपेयर करता है कंट्रीज को, है ना, किसके बेसिस पे? 3 इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन लेवल, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटल इनकम। ऐसे समझो जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है एक पब्लिश करता है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये बेसिकली पब्लिश करता है कि कौन कंट्री क्या है, डेवलप है, ठीक है, और कौन कंट्री डेवलप नहीं है। 3 बेसिस लेता है, एजुकेशन स्थिति देखता है उस देश का कैसा, हेल्थ स्टेटस देखता है, पर कैपिटा इनकम, अगर सब में अच्छा है तो मतलब वो कंट्री डेवलप है, अगर अच्छा नहीं है मतलब वो डेवलप नहीं है, सिंपल सी बात है, ओके। ये जो प्रिपेयर करता है, ऐसा को ऑब्जेक्टिव को याद रखना कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रखना। और पहली बार किसके डायरेक्शन में काम किया गया था? महबूबुल हक, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सिंपल सा उसका नाम लिख देना कि UNDP अंडर किसके डायरेक्शन में, तो बस छोटा सा पॉइंट लिख देना, महबूबुल हक, ठीक है। इसमें लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड और आपका हेल्थ स्टेटस वगैरह के बारे में, ठीक है, ओके। इसका फॉर्मूला ही है, ठीक है, HDI का फॉर्मूला ही। अगर तुमसे डेफिनेशन पूछते हैं तो ये डेफिनेशन लिख देना, किसके अंडर काम किया था, और ये फॉर्मूला लिख देना, ओके। क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये सारी 3 चीज़ें हैं, बस इसको प्लस प्लस करके लिख देना, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सा डिब्बा में पैक कर देना, तुमको 2 नंबर या जो जितना भी नंबर है इजीली मिल जाएगा, ओके। अगर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाना चाहा, ठीक है, ओके, तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है कि इसका स्केल की बात करें, यानी इसका जो मेजरमेंट स्केल है ये कब से कहाँ तक वेरी कर सकता है, तो 0 से लेकर के 1 तक वेरी करता है। बहुत बार पूछा है, तो 1-2 बार पूछा है कि जो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो स्केल है वो कहाँ तक वेरी करता है, तो 0 से लेकर के 1 तक वेरी करता है। ये हालांकि ये तो बुक के 2006 के डाटा है, उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में सबसे ज़्यादा 1 रैंक में नॉर्वे है, जैसे अभी न्यूज़ के मामले में है ना, जर्नलिज्म के मामले में 1 है, ठीक है, ओके। तभी इंडिया कितना में था? आपका 126 पोजीशन में था, ठीक है। आउट ऑफ 177 कंट्री में इंडिया इस सब के मामले में तभी 2006 की बात कर रहा था, कब था, कितने नंबर में था? 126 नंबर में था। और अभी कितने नंबर में? एनी गेस? अभी रिसेंट के अंदर हम लोग 130 नंबर में है, 130 नंबर आउट ऑफ तभी कितना 177 था ना, अभी 193 में हम लोग 130 में पहुंच गए, मतलब और कम हो गया हमारा, मतलब एजुकेशन लेवल की बात कर लो, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट की बात करो, हेल्थ स्टेटस की बात करो, पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो गया, तो 130 नंबर पे चले गए हम लोग, ठीक है, ओके। ये 2000 रिसेंटली डाटा है 26 का, है ना, ओके। अब बात करें जेंडर डेवलपमेंट की, बात करें GDI, इसके बारे में पूछा नहीं अभी तक नहीं पूछा, याद रख लेना। बस तुमसे ये पूछा है कि सबसे ज़्यादा किसका है, तो नॉर्वे का है, ठीक है। और इंडिया कितना नंबर पाया जाता था 2006 में, तो याद रखना 126 पोजीशन में, ठीक है, ओके, बस इतना याद रखिएगा। लेकिन अगर बात करें कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी GDI की बात करें, तो इम्प्रूव हुआ, 105 नंबर में था 2000 में, बट 96 नंबर पे आया कब? आपका 2004 में, ठीक है। इसके बारे में अक्सर पूछा नहीं है बिहार बोर्ड, लेकिन थोड़ा बहुत याद रखना GDI क्या होता है, तो याद रखना कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ओके। अगर पूछेगा तो पहले का ही डाटा पूछेगा, ठीक है, न्यू वाला डाटा बहुत रेयरली, ठीक है, जो पूछेगा वो मैं ऑलरेडी बता दूंगा, ठीक, ओके। अब आते हैं नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बस यहाँ पे तुम्हें 3-4 पॉइंट बताएंगे, पूरा पेज का कहानी खत्म कर लो। सबसे पहले ये फर्स्ट याद रखना, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आया था इंडिया में, रिलीज़ किया गया था, बहुत याद कर लो, अप्रैल 2002 बाय UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ओके। जब ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया था तभी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, बस इतना याद रख लो, ठीक है। कब?
23 अप्रैल 2002 इन दिल्ली। ठीक, याद रखना। ठीक, ओके। इसमें कुछ प्रेसिडेंट थे। ठीक, कौन प्रेसिडेंट थे? श्री केसी पंत। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना चीज़ याद रखिएगा। इसका प्रेसिडेंट कौन थे? श्री केसी पंत। 3-4 पॉइंट बता रहे, इतना को याद रखो बस। ठीक है, ओके। एक चीज़ और याद रखो कि जब ये HDI आया, यानी ये रिपोर्ट आया, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को ये किया गया कि हाँ, इंडिया के स्टेट के मामले में कौन सबसे ज़्यादा ऊपर है, कौन सबसे नीचे है। तो टॉप मोस्ट में केरला जो है टॉप पोजीशन में था। ठीक है, मतलब यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कि केरला जो है ये टॉप पोजीशन में था। अभी भी पूछता है बिहार बोर्ड कि HDI में इंडिया, मतलब इंडिया में कौन सा स्टेट फर्स्ट रैंक में कौन सा था? तो केरला। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखिएगा। बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब लोएस्ट रैंकिंग में था। ये बीमारू को याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बीमारू, इस ऑप्शन दे देगा बहुत सारे। ठीक है, नाम दे देगा, इनमें से बीमारू स्टेट कौन सा है? बीमारू मतलब तबियत खराब वाला नहीं। ठीक है, मतलब बीमारू ये वाला। अगर तुमसे पूछा कि बीमारू स्टेट में एग्जांपल जैसे बिहार, तो ऑप्शन में तुम्हारा बिहार रहेगा। ठीक है, तो बी से बिहार डिनोट करता है। ठीक है, BI से, सॉरी। ठीक है, M से आपका मध्य प्रदेश शो करता है, E से आसाम हो गया। ठीक है, R से आपका राजस्थान हो गया, U से उत्तर प्रदेश। अगर बोल देगा इनमें से कौन सा नहीं है बीमारू स्टेट, मतलब तुमको ये 5 नाम याद रखना पड़ेगा। फिर कोई और जैसे केरला दे देगा तो ये बीमारू में नहीं आता, ये अलग स्टेट दे देगा वो बीमारू में नहीं आता। तो ये आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन सा बीमारू है, कौन सा नहीं है। और हाँ, ये चीज़ें ज्योग्राफी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना। ओके, चलो आ जाओ। ये सिंपल सा देखता है, आपका स्टेट वाइज स्टेटस देखता है कैसा है, सारी चीज़ें सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बस इतना चीज़ तुम याद रखो, इस पोर्शन को याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन पूछता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या समझते हैं? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। इन व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर डिनोट करता है जितने भी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज जो हमारा हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसी को बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल हो, सारी चीज़ें, उसको बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, है ना। ओके, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मतलब उतना ज़्यादा देश डेवलप, है ना। इस तरीके से है ये चीज़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन समझ में आ गया, और ये बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अब आ जाते हैं बिहार के बारे में। बिहार इज़ अ ग्लोरियस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऑलरेडी जान रहे हो, है ना। ओके, यहाँ से गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला, है ना। यहाँ से महावीरा ने पीस का, शांति का मैसेज दिया। चंद्रगुप्ता, अशोका, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, है ना, बहुत सारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे सब लोग बॉर्न हुए। महात्मा गांधी यहीं से चंपारण सत्याग्रह के स्टार्ट किया, है ना। एक फॉल्क ये है, क्या बोलते हैं, जननायक, ठीक है, वो भी यहीं से बिलोंग करते थे, है ना। ओके, चलिए, फॉल्क सिंगर थे भिखारी ठाकुर। ठीक है, ये भी बिहार से पैदा हुए। ठीक है, मतलब ग्लोरियस पार्ट बता रहा है बिहार का। यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल रेवोल्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल रेवोल्यूशन स्लोगन दिया था आपका एक जयप्रकाश नारायण, अभी आएगा इकोनॉमिक, आई थिंक पॉलिटिकल में आएगा। ठीक है, तो क्या ये लीड किया था टोटल रेवोल्यूशन, कौन लीड किया था? आपके जयप्रकाश नारायण। ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुआ? बिहार से, है ना। ठीक, ग्लोरियस पार्ट कौन कहाँ से बिलोंग करता है? तो एक चीज़ याद रखना, गुरु गोविंद सिंह ये 10th गुरु थे। ठीक है, याद रखना 10th गुरु थे। ठीक है, पूछता है कि 10th गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ये कहाँ पैदा हुए? बिहार में पैदा हुए। तो ये बिहार के ग्लोरियस पार्ट्स को अब बता रहा था। ठीक है, ओके, उतना नहीं पूछेगा कि कौन कहाँ हुआ, थोड़ा बहुत ये पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ बॉर्न हुए? बिहार में, ये चीज़ याद रख सकते हो। चंपारण मूवमेंट, गांधी जी के बारे में पढ़ना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपसे पूछेगा कारण बताओ बिहार बैकवर्ड क्यों है? और ये 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएगा कि आप अगर शॉर्ट में पूछेगा तो 3-4 बता देना। ऐसा नहीं सिर्फ काउजेस पूछेगा, कारण पूछेगा, उसका सॉल्यूशन भी पूछेगा। ठीक है, कि क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से तुम बताओगे कि हाँ कैसे ठीक कर सकते हैं ये चीज़ें, है ना। स्टेप, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन रेट बहुत बढ़ रहा है ना, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हम लोग एग्रीकल्चर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ओके, फ्लड, कभी बीमारी आ रहा है, कभी फ्लड आ रहा है, कभी सुखाड़ आ रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है? हमारा बैकवर्डनेस का रीज़न है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है तो बंद हो गया है, तो प्राइवेट है ना। ओके, पॉवर्टी, गरीबी है।
ठीक है, लीगल सिस्टम कुछ है नहीं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कहीं तो है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंडिया कैन नॉट बी डेवलप विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि इंडिया तब तक डेवलप नहीं कर पाएगा जब तक बिहार डेवलप ना हो। इसलिए हम लोग मिल करके बिहार को डेवलप करेंगे तो ओवरऑल हमारा इंडिया भी डेवलप करेगा। ठीक है, ओके, चलो, तो ये बहुत फेमस, बहुत बार पूछा गया स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी लिख लेना, ठीक है, कि APJ अब्दुल कलाम ने क्या कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, कारण बताइए, अब लॉन्ग आंसर में पूछा जाएगा। ओके, अब आ जाओ, कुछ चीज़ें हैं कि आखिर क्यों, ऑलरेडी मैंने ओवरऑल बता दिया कि ये चीज़ें हैं, ये रीज़न है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना। आखिर बैकवर्डनेस का रीज़न क्या था, तो सबसे पहले जो हम लोग झारखंड का फॉर्मेशन हुआ, बिहार से डिवाइड होकर झारखंड बना, कब बना, 2000 में, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, झारखंड बना, ठीक है, बिहार से अलग होकर के। तो जितने भी मिनरल्स वगैरह है झारखंड, बोकारो, है ना, टाटा आयरन, तो सारे सब क्या है, सारे किधर हैं, आपके झारखंड तरफ। तो मिनरल, रिच मिनरल कहाँ चले गए, झारखंड चले गए। इंडिया, बिहार के पास कुछ रहा नहीं, थोड़ा बहुत था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करना, वही थोड़ा सा चीज़ें ब्रॉडली बता रहे हैं, बट ये पॉइंट बताने के लिए मुझे ये चीज़ें ऐड करना पड़ा। ठीक है, ओके, पॉपुलेशन हाई ऑलरेडी जान रहे हो, फ्रिक्वेंट कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर आ रहा है। ठीक है, ये आपका बेसिकली रुकावट है बिहार के डेवलपमेंट के लिए, कभी पुल टूट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है ना। ओके, यहाँ याद रखना, नॉर्थ बिहार की बात करें, फ्लड से बेसिकली हर साल बाढ़ आता है, जैसे कोसी, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, सोरो ऑफ बिहार कोसी, है ना, ये पॉइंट याद रखना, कोसी सोरो ऑफ बिहार। तो एक पॉइंट याद रखना कि सबसे ज़्यादा बिहार में किस तरफ, नॉर्थ तरफ में क्या आता है, आपका फ्लड आता है, साउथ तरफ क्या आता है, ड्रॉट आता है ना, रेनफॉल बहुत कम होता है। तो ये सारे कंडीशन है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फ्लड कहाँ इफेक्टेड करता है, कौन सा पार्ट में, तो साउथ बिहार, एंड ड्रॉट कहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो साउथ बिहार, ऐसे सुखाड़, ऐसे साउथ, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ओके, चलो, एक आया था आपका बेसिकली फ्लड आया था 2008 में, बहुत बड़ा फ्लड होता है जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ था। ठीक है, जिससे क्या हो गया, लाइफ डैमेज हुआ, क्रॉप्स डैमेज हुआ, रोड टूटा, है ना। तो ये सारे इफेक्ट के एक नेचुरल डिजास्टर था। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है बिहार डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। चलो, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, डिमांड ऑफ स्पेशल स्टेटस। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो डिमांड कर रहे थे कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, अभी तक नहीं मिला, है ना। अभी भी कुछ दिन पहले न्यूज़ अगर देख रहे हो, अवेयर हो गए, तो कुछ दिन पहले टॉपिक चल रहा था कि बिहार को भी स्टेटस दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं मिला, है ना। अगर हो जाता तो क्या, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ सकता था, है ना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकता था, जिससे माइग्रेशन, मिटिग्रेशन वगैरह रुक सकता था, है ना। ओके, देखते हो ना, बिहार के गाड़ी जब जाते हैं तो कितना ट्रेन फुल रहता है ना, सब लोग बाहर जाते हैं स्पेशली फेस्टिवल के वक्त, है ना। ओके, टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, क्या स्टेप है, किस तरीके से तुम ख़त्म करोगे, अब एकदम से तो ख़त्म होने वाला है नहीं, है ना। ओके, सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा, हम दो हमारे दो, ठीक है। ओके, देन एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, है ना, फ्लड कंट्रोल करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जस्ट जो तुमने यहाँ पढ़ा ना, ये जो पढ़ा ना, ये जो तुमने कारण पढ़ा, बस उसका अपोजिट कर दो, है ना। ओके, बस ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ओके, एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि पॉवर्टी जस्ट लाइक अ कैंसर। आखिर क्यों बोला, और ये 2026 के क्वेश्चन में आया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हमारा चीज़ें लगभग खत्म है, लास्ट पेज है। एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे कजनेट, इनका क्या था, इन्होंने बोला कि जो गरीबी है एक कैंसर जैसा है, मतलब होता ना कि एज अ कैंसर स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी पॉइजन होल बॉडी विल बी सेम वे ऑफ पोवर्टी। इसे मतलब समझो ऐसा है कि अगर कैंसर होगा तो पहले छोटा सा होगा बॉडी में, फिर धीरे धीरे फैलते जाएगा। इसी टाइप से गरीबी है, अगर कोई फैमिली पेरेंट्स गरीब है तो बच्चे होंगे, तो डायरेक्टली अगर वो उनको पढ़ा नहीं पाए गरीबी के कारण से,
तो डायरेक्टली उन पे इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा चीज़ें नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो वो भी गरीब होंगे। फिर आगे उनके जब बच्चे होंगे तो वो ऑलरेडी गरीब है, ठीक है, वो एक था ना डायलॉग, हम आपसे भी ज़्यादा गरीब, हम खानदान ही गरीब है, तो वो चीज़ें कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसलिए इन्होंने बोला कि गरीबी जो है एक कैंसर जैसा है, ठीक है, जो फैलते फैलते पूरा फैल जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक, कजनेट ने बेसिकली इन्होंने डेफिनेशन दिया, और इनका नाम याद रखिएगा, किसने कहा था कि पॉवर्टी जस्ट लाइक अ कैंसर, कजनेट, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, क्यों कहा, समझ में आया? क्योंकि कैंसर है, एक पार्ट में होता है, धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाता है। उस तरीके से अगर एक गरीब होगा तो धीरे 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 पूरा देश को क्या हो जाएगा, ओवरऑल गरीब हो सकता है ना, ओके। या फिर एक आम सड़ा हुआ आम रखोगे तो पूरा आम सड़ जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। आ जाओ CEO, CSO होना चाहिए, ठीक है, ओके। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। इन्होंने बेसिकली एक लाइन बना दिया कि आर या पार, जिसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। एक लाइन बेसिकली प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन किया कि अगर कैलोरीज डिफाइन कर दिया, अगर 2400 कैलोरीज है, ठीक है, ओके, रूरल एरिया, अगर किसी के पास 2400 कैलोरीज वगैरह है तो वो रूरल एरिया में कंसीडर करेंगे, अगर 2100 कैलोरी होंगे तो उसको अर्बन एरिया में कंसीडर करेंगे। एक लाइन बना दिया, ठीक है। जो ऊपर रहेगा इस लाइन के तो उसको बोलेंगे अबव पॉवर्टी लाइन, जो इससे नीचे रहेगा उसको बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यानी BPL। देखोगे कुकर भी आता था, राशन कार्ड, अरवा चावल, उसना चावल, मालूम है ना बिहार में जो चलता है, ठीक है, ओके। पहले क्या होता था बिहार में, शायद उसना चावल नहीं मिलता था, अरवा शायद मिलता था, अब शायद उसना हुआ मिल रहा है, ठीक है। पहले 2 kg के जब 4 kg मिल रहा है, ठीक है, कुछ अल्टरनेट नहीं ला रहा है, उसी चीज़ को बस बड़ा कर रहा है, ठीक है, और दे रहा है, ठीक है। सबको लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है ना, लेकिन इस चीज़ का ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे सॉल्यूशन है, अपॉर्चुनिटी, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें सही हो पाएगा, ठीक है। तो बस तुम याद रखना APL BPL ये कैलोरीज, ठीक है, ओके। और डिफाइन कैलोरीज जैसे रूरल एरिया को कौन सा कितना कैलोरी डिफाइन करता है, 2400, अर्बन के लिए 2100 कैलोरी पर पर्सन, ठीक है, ओके। देन आते हैं मनरेगा, ठीक है, जिसके बारे में रिसेंट में बहुत न्यूज़ में था, तो तुम्हारे एग्जाम में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये चीज़ें पूछे जाएंगे। लास्ट टॉपिक है, ख़त्म। उसके बाद मनरेगा क्या होता है? मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 डेज के लिए तुमको जॉब प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। तुमको नहीं, जो लोग रूरल एरिया में, ठीक है, गांव में, मिनिमम वेजेस फिक्स, इनका कम से कम उतना अमाउंट दिया जाता था जिससे इनका घर परिवार चल सके, ठीक है, ओके। इसको अर्लियर नरेगा के नाम से जानते थे, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बाद में मनरेगा कर दिया गया 2009 में, ठीक है। कब ये एक्ट पास हुआ? 2006 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा कब बेसिकली एक्ट आया? 2006 में, जिसको हम लोग नरेगा के नाम से जानते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव था? कि जो रूरल एरिया में, गाँव के एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकें। दूसरा, पॉवर्टी, गरीबी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा सुधार होगा। ये सारी चीज़ें थी मनरेगा में। मनरेगा में कितने दिन के नौकरी मिलता है? 100 दिन का, ठीक है। अगर नहीं मिलता विद इन, फॉर्म फिल करते वक्त विद इन 15 डेज उसको वर्क प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। ये था नियम। लेकिन मनरेगा का नाम फिर से चेंज हो गया। अभी जो आया है रिसेंट में, नाम चेंज किया गया है VBG रामजी, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, ठीक है। इसमें दिन बढ़ा दिया गया, वही ना, जैसे 2 kg चावल, आधा kg चावल मिल रहा था, 3 kg मिल रहा है, तो वहाँ 100 दिन के लिए मिल रहा था, यहाँ पे 125 दिन कर दिया गया है। बट चीज़ें वही है, नाम अलग है और डेट थोड़ा सा अलग कर दिया है, डेज बढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि मनरेगा का अभी रिसेंट नाम कौन सा है? VG रामजी, ठीक है, ओके। कितना दिन प्रोवाइड करा रहा है? 125 दिन। ऑब्जेक्टिव के लिए बस इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ओके। ये कैसा स्कीम है? एक नेशनल इनकम स्कीम है, किसके लिए? रूरल लेबर्स के लिए, है ना, ताकि उनको जॉब मिल सके, ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक एंड आखिरी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एग्रो बेस्ड का एग्जाम्पल, जितने भी इंडस्ट्री है जो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, रॉ मटेरियल पे, ठीक है, उसको बोलेंगे एग्रो बेस्ड, ठीक है। अगर टमाटर का चटनी बनाना है तो टमाटर इंपॉर्टेंट है, तो वो तुम्हारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रो बेस्ड। सिंपल सा ये डेफिनेशन बस याद कर लो, बस काम खत्म, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा ओवरऑल चैप्टर था। तुम्हें ध्यान क्या देना, फिर से बता रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स
जैसे कैलोरीज वगैरह ऑब्जेक्टिव के लिए आएंगे, ठीक है। पॉवर्टी लाइन थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। बिलो पॉवर्टी, अबव पॉवर्टी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, मनरेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। हो सकता है मनरेगा तुम्हें 2 नंबर में, आई थिंक रिसेंट में कुछ मॉडल या सेंटर पे में एक बार आया था, तो इनके बारे में बस फुल फॉर्म लिखना, कितने दिन के लिए दिया था, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये बात कर लेना, ठीक है। अगर ये डिस्कस कर लो तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। एग्रो बेस्ड 2 नंबर में आएंगे, ठीक है। ओके, स्टेप रिमूव क्या प्रॉब्लम वगैरह, तो ये 5 नंबर के लिए आएंगे आपको, ठीक है। ओके, बाकी ये वाला ऑब्जेक्टिव के लिए 1 नंबर के लिए आएगा, ये वाला ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। ये वाला तो ऑलरेडी बता दिए, है ना। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। टोटल एवोल्यूशन लीड कौन किया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है। आएंगे बाद में, ये सब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट एमसीक्यू के लिए, ये 2 नंबर के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी, ये जो 3 है, 3 और 2 नंबर के लिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए, ये भी ऑब्जेक्टिव, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा टॉपिक नहीं है सब्जेक्टिव के लिए, थोड़ा बहुत है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्टिव में देख लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये 3 सब्जेक्टिव के लिए देख लीजिएगा, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। इकॉनमी, ये छोटे छोटे टर्म है, इसको बस देख लीजिएगा, बस इतना करना था आपको, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला क्लास था, कैसा लगा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जिस तरीके से पॉइंटर वाइज बताएं, इसको देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, कि नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा इंप्रूव कर सके चीज़ों को, क्या सुधार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा चीज़ें करते रहो, हो जाएगा, थैंक यू। और हाँ, जो लोग बैच नहीं जुड़े, फटाफट से बैच जुड़ जाओ, इसका नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, थैंक यू।